क्या हुआ लाला, पंचायत का फैसला क्या हुआ? जोया भाग कर जिब्रान के पास आई। उन्होंने रोहान को पकड़ लिया है। या अल्लाह, मेरा बच्चा। जुलेखा भी दिल पर हाथ रख कर चिल्लाई। अम्मा हौसला रखें। जोया जल्दी से आगे बढ़ी। उन्होंने बोला है कि खून बहा में बहन को लाओ। जिब्रान बोलकर चारपाई पर बैठकर रोने लगा। जोया का सर घूम गया। वो इतनी भी बच्ची नहीं थी जो खून बहा में गई लड़की का मतलब ना समझ पाती। उस गांव में शुरू से ऐसा ही होता आया था। पर जिब्रान, तू जानता है ना कि ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसा नहीं कर सकते, वो रोते हुए बोली। जोया का सकता टूटा। अम्मा उठो, मेरी बात सुनो। जोया उन्हें लिए कमरे में चली गई। 10 मिनट बाद वो वापस आई। काली चादर में अपना आप ढांपे वो जिब्रान के सामने खड़ी थी। चले लाला, मैं तैयार हूँ, वो मजबूत लहजे में बोली। जिब्रान अपने दोनों हाथ जोड़कर रो दिया। मुझे शर्मिंदा मत करें, जोया ने उसके हाथ नीचे करते हुए कहा। जुलेखा भी से मिलकर वो जिब्रान के साथ उसके घर की दहलीज पार कर गई। जाने अब जिंदगी में दोबारा ऐसा मौका मिले या ना। अपने चेहरे को चादर से ढांप कर वो जिब्रान के पीछे पीछे चल रही थी। 5 मिनट के अंदर वो लोग उस जगह पहुंच गए जहां पर बड़े से दरख्त के नीचे पंचायत लगी हुई थी। रोहान लाला। जोया की नज़र सामने दरख्त से लटके रोहान पर पड़ी, जिसकी कमर से अब खून निकल रहा था। वो भागती हुई वहां पहुंची। बस बहुत हुआ। अल्तमश, जो कि उसे मारे जा रहा था, अपने सामने खड़ी लड़की पर नजर पड़ी। हंटर का अगला हिस्सा अपने हाथ में पकड़ चुकी थी और दूसरे हाथ से उसने अपनी चादर संभाली हुई थी। आज भी अपने सामने उन्हीं दो नीली आंखों को देखकर वो एक पल के लिए घूमा था, पर दूसरे ही पल उन आंखों में लाली उभरी। छोड़ो इसे, वो धाड़ा था। सबके सब एकदम चुप कर गए। मैंने तो सुना था कि आप लोगों को इंसाफ देते हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है? एक तरफ आप खून बहा मांग रहे हैं और दूसरी तरफ यूं मेरे भाई को मार रहे हैं। जोया हंटर छोड़ते हुए जहांगीर खान की तरफ मुड़ी। सबके सब एक धान पान की लड़की को इतनी हिम्मत करते देखकर दंग ही तो रह गए थे। आज तक गांव की किसी औरत में इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो यूं खान फैमिली के किसी भी मर्द के सामने बोल सके। और जोया बिना किसी खौफ के बोल क्या सवाल कर रही थी। ये मेरा गांव है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। जो जुर्म तुम्हारे भाई ने किया है ना, उसकी सजा उसे और उसके घर वालों को मिलेगी। जहांगीर खान सख्त लहजे में बोले। ठीक है, तो आप सजा देना चाहते हैं ना, तो मेरे भाई को छोड़ दें, वरना मैं किसी से निकाह नहीं करूंगी, वो मजबूत लहजे में बोली। तुम्हारे तो अच्छे भी करेंगे। अल्तमश ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहा। ये तो वक्त ही बताएगा मिस्टर अल्तमश खान, वो अंगारे भरती नज़रों से उसे देखते हुए बोली और अल्तमश का हाथ अपने बाजू से झटका। मौलवी साहब, निकाह शुरू करें। अल्तमश हंटर रोहान को मारते हुए बोला। इससे पहले रोहान को लगता हंटर जोया दरमियान में आ गई। मौलवी ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। अल्तमश ने जोया की तरफ देखते हुए कबूल है कहा। जब जोया की बारी आई तो वो खामोश रही। आप मेरे मुंह से हाँ नहीं करवा सकते, वो उसकी आंखों में देखते बोली। अल्तमश का दिल किया कि उसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दे, पर गांव वालों के सामने वो ऐसा नहीं करना चाहता था। बोलो कबूल है, वरना अभी के अभी तुम्हारे भाई को ऊपर पहुंचा दूंगा। अल्तमश जेब से पिस्टल निकालते हुए बोला। सबके सब हैरानी से यह सब तमाशा देख रहे थे। मारें, फिर तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा, हिसाब जो बराबर हो जाएगा। मेरे भाई के हाथों आपके भाई की जान गई तो मैं वन्नी में आपकी हवेली में जाऊंगी। इसी तरह आपके हाथों मेरे भाई की अगर जान जाएगी ना, तो आपकी बहन, क्योंकि इंसाफ तो यही कहता है ना। वो बोली तो सबके सब चुप हो गए। अल्तमश के हाथ लर्जे। बस बहुत हुआ, इस लड़के को नीचे उतारो। जहांगीर खान की आवाज़ गूंजी। नौकरों ने जल्दी से उसे नीचे उतारा। जिब्रान ने जल्दी से रोहान को पकड़ा, जिससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। चले मौलवी साहब, निकाह पढ़वाइए अब। ये आवाज़ जोया की थी। अल्तमश ने कड़े घूंट भरते निकाह किया। निकाह पूरा हुआ तो पंचायत भी बर्खास्त कर दी गई। लाला, परेशान मत होना, मैं जल्द वापस आऊंगी, वो रोहान और जिब्रान के गले लगते हुए बोली। अल्तमश ने उसका बाजू पकड़कर उसे उनसे जुदा किया और अपनी जीप की तरफ ले गया। जिब्रान और रोहान नम आंखों से जोया को जाते देखते रहे। उसने जाते जाते भी मुझ पर एहसान कर दिया। रोहान रोते हुए बोला।
जिब्रान उसे लिए अस्पताल की तरफ चल दिया। सारे गांव वाले अपने अपने घरों की तरफ चले गए। हवेली के सब मर्द अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर हवेली की तरफ गामजन हुए। जोया जीप में बैठने लगी। तभी अल्तमश ने उसे बाजू से पकड़कर खींचा, उसका रुख अपनी तरफ किया। वो उस सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। चादर चेहरे से हट गई। वो यकटुक उसके चेहरे को देख रहा था, जिस चेहरे को देखने के लिए वो आज तक बेताब था। आज उसका चेहरा अपने सामने देख तो लिया, पर सारे एहसासात मर चुके थे। अपना सर झटक कर उसने पीछे पड़ी हुई रस्सी को लिया, जोया के दोनों हाथों को बांधा। वो हैरानगी से उसकी कार्रवाई देख रही थी। तुम मेरी बीवी नहीं हो जो यूं हक से मेरे साथ वाली सीट पर बिठा लूं तुम्हें। बड़ी हिम्मत वाली हो ना, तो चलो आज तुम्हारी हिम्मत चेक करता हूँ। वो तंजिया अंदाज में बोलकर ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। रस्सी का बाकी हिस्सा उसने सीट के साथ बांध दिया था। जोया को जब समझ आई कि वो क्या करने वाला है तो वो अंदर तक कांप गई। अल्तमश ने जीप चला दी। हवेली वहाँ से 2 किलोमीटर दूर थी। नाचार जोया को चलना पड़ा। वो कभी आहिस्ता जीप चलाता तो कभी उसकी स्पीड बढ़ा देता। वो हाँफती कांपती कभी चलती तो कभी दौड़ती। वो पसीने से शराबूर हो चुकी थी। चादर भी सर से उतर चुकी थी। रास्ते में आते जाते लोग हैरानगी से सब देख रहे थे। जोया को उस वक्त ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कोई जानवर हो जिसे यूं गाड़ी से बांध कर ले जाया जा रहा था। रास्ते में एक पत्थर आया। वो संभल ना पाई और गिर गई। अल्तमश शीशे में सब कुछ देख रहा था। उठो, वो धाड़ा था। जोया जल्दी से उठ खड़ी हुई। एक बार फिर से जीप स्टार्ट हुई। आधे घंटे बाद वो लोग हवेली के अंदर दाखिल हुए। जीप के रुकते ही वो एकदम से जमीन पर गिर पड़ी। 2 किलोमीटर चल कर आना होता तो वो कर लेती, पर यूं कभी दौड़ना कभी चलना। वो बहुत थक चुकी थी। लंबे लंबे सांस लेकर वो खुद को नॉर्मल करने लगी। अल्तमश ने उसे खड़ा करते हुए हाथों से रस्सी खोली। हार गई ना, वो तंजिया अंदाज में बोला और आगे बढ़ा। जब पीछे से आवाज़ आई, अल्तमश खान, ये मत समझना मैं यहाँ तुम सब के जुल्म सहने आई हूँ। वो अपने बाजुओं को साफ करते हुए बोली, जिस पर मट्टी लग गई थी। जुल्म? तुम जानती भी हो कि जुल्म क्या है। जो तुम्हारे उस खबीस भाई ने किया है ना, वो होता है जुल्म। मैंने अभी ट्रेलर दिखाया है, पूरी फिल्म तो तुम्हें घर वाले दिखाएंगे। हिम्मत पकड़ लो, रोज़ यही हाल होने वाला है तुम्हारा। चलो। वो उसे खींचते हुए अंदर हवेली में लाया। अम्मा, वो अंदर दाखिल होते हुए ऊंची आवाज़ में बोला। सामने से साइमा बेगम और बाकी सब औरतें निकलती नजर आईं। ये लें अपने बेटे के कातिल की बहन, इसके साथ जो आपने सलूक करना हो, जैसा करना हो करें। अल्तमश ने उसको आगे की तरफ धकेला। धक्का इतना ज़ोरदार था कि जोया संभल ही ना पाई। उसका सर सामने रखे लकड़ी के टेबल से जा लगा। वो लड़खड़ाई और अपना हाथ माथे पर रखा जहाँ बुरी तरह चोट लगी थी। उंगलियों पर खून देखकर उसने चेहरा मोड़ा। अल्तमश ने नज़रें फेर ली। इस कलमुही को क्यों लेकर आ गए हो? मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए लाए हो इसे? साइमा बेगम ऊंची आवाज़ में बोली और जोया की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसे चोटी से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया और एक थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया। छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो तुम सब, वो ज़ोर से चिल्लाई। तुम्हारे भाई की वजह से मेरा जवान भाई मर गया और तुम कहती हो कि हम पागल हो गए। अरीशा आपे से बाहर होकर उसकी तरफ लपकी थी। अल्तमश वहीं से मुड़कर जा चुका था। साइमा बेगम, अरीशा, आइमा, तीनों ने उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया, ऐसे जैसे वही उनके बेटे की कातिल हो। जोया अपना बचाव करवाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर कहाँ तक। वो एक अकेली लड़की कहाँ तक लड़ सकती थी उन सब से। जाने कहाँ कहाँ लातें, घूंसे, थप्पड़ पड़ रहे थे। उसे उस सब की बिल्कुल उम्मीद ना थी। आयला ये सब देखकर अपने सीने पर हाथ रखकर बैठ गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यूं जानवरों की तरह उस बच्ची को मारा जाएगा। मारूख एक तरफ खड़ी कांप रही थी। हिम्मत जवाब दे गई थी उसकी। वो बेहोश हो गई। तीनों थक हार कर एक तरफ बैठकर रोने लगी। उसकी आंख खुली। छोटे से कमरे में अंधेरा था। उसने उठने की कोशिश की, पर जख्मों से उठती टीसों ने उठने ना दिया। शुक्र है तुम्हें होश आ गया। अपने पास से उसे किसी खातून की आवाज़ आई। उन्होंने उठकर लाइट ऑन की। आंखों में रोशनी पड़ी तो दिमाग भी खुलने लगा। पिछले कुछ घंटों से होने वाले वाक़यात सब सोच के पर्दे पर लहराए तो समझ आ गई उसे कि वो कहाँ थी।
खातून ने उसे सहारा देकर बिठाया। ये पानी पियो। उन्होंने उसे पानी पिलाया। पानी पीकर उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। बच्ची, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है सब बहुत गलत है, लेकिन तुम जानती हो वन्नी में आई लड़की के साथ क्या होता है। ये दवाई खा लो, तुम्हें ताकत की ज़रूरत है, अभी तुम्हारे बहुत से इम्तहान होने हैं। उन्होंने शफकत भरे अंदाज में जोया को दवाई पकड़ाई जो उसने पानी के साथ ही निगल ली। ये सब इन लोगों की गलत फहमी है। मैं चुपचाप ये सब नहीं सहूँगी। अगर वो सब जानवर हैं तो मैं भी शिकारी हूँ। वो मुस्कुराते हुए ग्लास को देखने लगी। ना बच्ची, अगर चुप हो रहोगी ना तो उनके दिल में शायद रहम आ जाए और सज़ा कम मिले। अगर बोलोगी तो तुम शिकारी बनकर भी उन जानवरों से जीत नहीं पाओगी। वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, आपका नाम क्या है? जोया ने उलझन भरी नज़रों से उन्हें देखा। मुझे तुम बीजान बुला सकती हो, मेरा नाम खालदा बी है, मैं यहाँ की बहुत पुरानी मुलाजमा हूँ, वो मुस्कुरा कर बोली। जोया मुस्कुरा दी। वो उठी और आहिस्ता आहिस्ता चलती 7 बने छोटे से वॉशरूम में आई। उन्हें जोया बहुत प्यारी लगी थी, और क्यों ना लगती, वो थी ही इतनी खूबसूरत और मासूम। जोया थी तो 18 साल की, पर बहुत मजबूत आसाब की मालिक थी। अपने चेहरे को धोकर उसने बाजुओं को साफ किया। हवेली वालों, तैयार हो जाओ, इस दफ़ा तुम्हारे सामने कोई डरी सहमी कमज़ोर लड़की नहीं है, एक मजबूत और हिम्मत वाली लड़की खड़ी है। इस हवेली की साख ना बदल कर रख दी ना तो मेरा नाम भी जोया अहमद नहीं। हर उस जख्म का बदला लूंगी जो मेरे जिस्म पर लगा है, वो सोचते हुए बोली। चेहरा अपनी चादर से साफ करके बाहर आई। कपड़े जगह जगह से फट चुके थे। वो कमरे में दाखिल हुई तो खालदा भी हाथ में एक सूट पकड़े खड़ी थी। ये मेरी बेटी का सूट है, पहन लो। उन्होंने हाथ में पकड़ा काले रंग का सूट जोया की तरफ बढ़ाया, जिसे थाम कर वो कपड़े बदलने चली गई। अरीशा, प्लीज़ चुप हो जाओ, इतना मत रो। फ़ोन के स्पीकर से सिराज की आवाज़ गूंजी। 3 बजे का वक्त था। वो रोए जा रही थी। सिराज को दोपहर में उसके भाई के इंतकाल का पता चला। उसने बहुत बार कॉल की पर मोबाइल बंद जा रहा था। सब अपने अपने कमरों में थे। मारूफ बेड पर सोई हुई थी। अरीशा वॉशरूम में जाकर उससे बात कर रही थी। बात कम और रो ज़्यादा रही थी। कैसे ना रो, हम दोनों बचपन से एक साथ रहे थे, ऐसे कैसे अचानक वो छोड़कर चला गया। मुझे अभी उसके साथ बहुत बातें करनी थी। वो रोते हुए बोली, कैसे ना रो मेरी जान, रोने से कुछ नहीं होगा, वो वापस तो नहीं आ जाएगा ना। तुम बस नमाज पढ़कर उसकी मगफिरत की दुआ करो। सिराज इतनी दूर बैठकर बस उसे हौसला ही तो दे सकता था। वो जानता था अरीशा अपने भाई से बहुत अटैच थी। आप ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। जब होगा ना तब पता चलेगा। वो बिना सोचे समझे बोले जा रही थी। दूसरी तरफ सिराज चुप कर गया। बहुत कुछ उसकी आंखों के सामने से गुजर गया। दर्द से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अरीशा, चलो उठो, वजू करके नमाज पढ़ो और अपने भाई के लिए दुआ करो। वो उसे समझाते हुए बोला, मैं तो अब बस उन लोगों की मौत की दुआ करूंगी जिनकी वजह से मेरा चांद सा भाई चला गया। उसकी बहन का जीना हराम कर दूंगी मैं। वो गुस्से से भर आई आवाज़ में बोली, बहन का क्या मतलब? सिराज हैरानगी से बोला, कुछ नहीं, अल्लाह हाफिज। उसने बिना जवाब दिए खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। ये क्या बोल रही थी? कहीं अब भी इस गांव में वन्नी टाइप की चीज़ मौजूद है? वो परेशानी से सोचने लगा। तुम्हें उसकी बहन नहीं होना चाहिए था जोया अहमद। वो पिछले 5 घंटों से नीचे ठंडी ज़मीन पर बेड से टेक लगाए बैठा था। अब तुम्हें अपने भाई के गुनाहों की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अगर तुम्हें तकलीफ़ होगी तो तुम्हारे भाई को भी होगी। मैं तुम्हें इतनी तकलीफ़ दूंगा कि तुम्हें उसकी बहन होने पर पछतावा होगा। उसने सिगरेट जलाकर अपने मुंह से लगाया और उसका धुआं हवा में छोड़ते हुए खुद कलामी की। तुम तो उससे मोहब्बत करने लगे थे, तो अब कैसे उस पर जुल्म होते हुए देखोगे? अंदर कहीं से उसे अपनी आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल भी नहीं, मुझे उससे कोई मोहब्बत नहीं थी। उसने बस अपनी नीली आंखों से मुझे शिकार करना चाहा था। वो अपने ज़मीर की नफ़ी करते हुए बोला, हाँ, बहाने बनाओ, लेकिन तुम तो जानते हो ना, वो तुम्हारी नस नस में बस चुकी थी। तुमने उसे बिना देखे मोहब्बत कर ली उससे। दुनिया की हर चीज़ मिट सकती है, पर एक दिल से मोहब्बत का वजूद नहीं मिट सकता। दोबारा से आवाज़ आई, नहीं नहीं नहीं, मेरा भाई मर गया है और मैं अपनी मोहब्बत की वजह से उसका बदला ना लूं।
ऐसा नहीं हो सकता। वो चिल्लाया और साथ ही पानी का भरा ग्लास सामने वाली वॉल पर दे मारा। वो ऐसा कैसे कर सकती है? दिमाग खराब हो गया है उसका। वो चिल्लाते हुए सुल्तान साहब के कमरे में दाखिल हुआ। क्या हो गया है? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? हमीदा बेगम जो कि सोने की तैयारी में थी, यूं हाजिम का चीखना एक पल के लिए उन्हें डरा ही गया था। मामा, उसने मुझे धोखा दिया। ये देखें, ये पढ़ें। वो बेरब्त अल्फाज में बोल रहा था। हमीदा बेगम ने उसके हाथों से सफ़ा पकड़ा और पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पढ़ रही थी उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। क्या हुआ है? सलमान साहब ने अपना मुंह टॉवल से पोंछते हुए वॉशरूम से बाहर निकलते कहा। आपकी भतीजी के कारनामे देखिए। वो पेपर हमीदा बेगम के हाथ से लेकर सुल्तान साहब को पकड़ाने लगा। चलो मेरे साथ। सुल्तान साहब उसे पकड़कर स्टडी रूम में लाए। हाजिम का बस नहीं चल रहा था कि सब तबाह कर दे इर्द गिर्द। क्या हो गया है? हमारा प्लान भी तो यही था ना, तो अब तुम इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो? सुल्तान साहब गुस्से से बोले। नहीं पापा, हमारे प्लान को इतना आगे नहीं जाना था जो उसने किया है। हाजिम पेपर फाड़ते हुए बोला। हाजिम, उसने जो किया वो हालात को देखते हुए किया। मुझे इस सब में कुछ गलत नहीं लगा। जल्द ही वो अपना मकसद पा लेगी। अब हमारे प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जो कि तुम करोगे। तुम्हारे पास 2 दिन है और इन 2 दिनों के अंदर अंदर तुम्हें वहाँ किसी भी तरीके से जाना होगा। सुल्तान साहब ने उसे समझाना चाहा। अगर वो गड़बड़ करता तो सारा प्लान फेल हो जाना था। पापा, वो मेरी मंगेतर थी, तो फिर वो इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है? ये सोच कर ही मेरा दिल फट रहा है कि अब वो किसी और के नाम। अपने सीने पर हाथ मारकर वो बोला तो आंखों में उसके सुर्ख डोरे से उतरे। ये तुम्हारे पापा का वादा है। जब सब खत्म हो जाएगा मैं खुद तुम्हारी उससे शादी कराऊंगा, पर उससे पहले तुम्हें हम दोनों का साथ देना पड़ेगा। मेरे बेटे, तुम जानते हो ना ये सब कितना ज़रूरी है। उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ यही है। सुल्तान साहब अपने गबरू जवान बेटे को समझाते हुए बोले। हाँ, ठीक है, पर याद रखिएगा, जो भी हमारे दरमियान आया वो हमेशा हमेशा के लिए ऊपर वाले को प्यारा हो जाएगा। हाजिम कहता हुआ स्टडी रूम से बाहर निकल गया। ठीक है। सुल्तान साहब लंबा सांस लेकर रूम से बाहर निकले। बदतमीज, बेहया, तू साइमा बेगम के हुक्म को इनकार करेगी? मेरे साथ जुबान चलाएगी? तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम मुझसे इस अंदाज में बात कर रही हो? डाइनिंग हॉल में गरजदार आवाज़ गूंज रही थी। उसकी आवाज़ को सुनकर उस हवेली के दरो दीवार कांपे जाते थे और आज उस अताब का निशाना वही बनी हुई थी। साइमा बेगम, यहाँ पर शायद किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी जो आपको इनकार करे, पर अब आप अपने कानों को ये सुनने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि अगर आप साइमा बेगम हैं तो मैं भी जोया अहमद हूँ। वो मजबूत लहजे में उनकी तरफ उंगली उठाकर बोली। साइमा बेगम ने गुस्से से भरी आंखों से उसे घूरा था। इससे पहले कि साइमा बेगम कुछ बोलती, अल्तमश ने जोया को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसके चेहरे पर खींचकर एक थप्पड़ मारा। जोया इस उफ्ताद पर बिल्कुल भी तैयार ना थी। एकदम से लड़खड़ाई। खबरदार, खबरदार, जो तुमने मेरी माँ से इस अंदाज में आइंदा बात की, और ये मत भूलो तुम इस हवेली में वन्नी में आई हो। तुम्हारे उस कमीने भाई की वजह से आज तुम इस मकाम पर खड़ी हो, वरना तुम जैसी 2 कौड़ी की गरीब औरत को हम इस हवेली में घुसने की भी इजाज़त ना दे। अल्तमश ने उसे बालों से पकड़कर झटकते हुए कहा। मेरे भाई ने कुछ नहीं किया, बेकसूर है वो। जोया दर्द जब्त करते हुए बोली, जो उसे अल्तमश के जोर से बाल पकड़ने पर हो रहा था। सब बड़े आराम से ये सब कुछ देख रहे थे। चुप, एकदम चुप। खबरदार, जो तुमने अपने भाई की तरफदारी भी की तो। और तुम बोल किसके लिए रही हो? अरे, जिस कमीने की वजह से मेरा भाई मर गया। अल्तमश दूसरे हाथ से उसके जबड़े को जोर से पकड़ते हुए चिल्लाया। उसकी आवाज़ से जोया एक पल के लिए डरी थी। आह, छोड़ो मुझे। जोया ने अपना पूरा जोर लगाकर अल्तमश का हाथ अपने जबड़े से हटाया। मुझे कमज़ोर मत समझना, मैं तुम सबका जुल्म नहीं सहने वाली। वो उसकी आंखों में आंखें डाल कर बोली, और वो मुसलसल उसका हाथ अपने बालों से हटाने की कोशिश कर रही थी। वहाँ पर खड़ा हर एक इंसान एक मामूली सी लड़की की इतनी हिम्मत देखकर दंग रह गया था। अल्तमश खान के सामने उसकी माँ तक सोच कर बोलती थी,
पूरा गांव अल्तमश खान के गुस्से से डरता था। उसके अंदाज देखकर अल्तमश गुस्से से पागल ही तो हो रहा था। तुम जैसी लड़कियां मेरे जूते की नोक पर होती हैं और जुल्म तो अभी तुम पर हुआ ही नहीं, पर आज तुम्हें इसका एहसास ज़रूर होगा, अल्तमश तमस्खराना अंदाज में बोला। इससे पहले कि जोया कुछ समझ पाती, अल्तमश उसे तकरीबन घसीटते हुए हॉल से ले गया। चलो सब अपने अपने काम पर, खत्म हुआ तमाशा, साइमा बेगम ऊंची आवाज में बोली। 2 मिनट के अंदर सब भाग गए। अल्तमश जोया को घसीटते हुए एक छोटे से स्टोर रूम में लाया जहां मुकम्मल अंधेरा था। यहाँ पर हर तरफ गंदगी और अजीब सी बदबू आ रही थी। मरो इधर, तुम्हें जुल्म का थोड़ा सा एहसास तो हो ना। अल्तमश ने उसे फर्श पर धक्का दिया। जोया फर्श पर गिर गई, उसका माथा जमीन से जोर से लगा। अल्तमश ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी कल की चोटें ठीक नहीं हुई थी, आज दोबारा से उसी जगह पर चोट लग गई। अपना माथा सहलाते हुए वो उठकर बैठ गई। आसपास से बहुत सारी बदबू आ रही थी। इधर उधर देखना चाहा, पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अपने हाथ का सहारा लेकर वो उठी। अभी 2 कदम ही चले थे कि एक लकड़ी की चीज़ टांगों से टकराई। आहिस्ता आहिस्ता चलती वो दरवाजे के पास आई और वहीं बैठ गई।